हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक भी है ये। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर क्लोनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि हम मॉलिक्यूल्स की क्लोनिंग करते हैं, है ना। क्लोन क्लोन से समझ में आता है कि ट्विंस को कह देते हैं बहुत से लोग कि एक जैसा दिख रहा है, कोई भी इंसान है कि ये तो उसका क्लोन है ना, बिल्कुल सेम टू सेम जैसी कॉपी दिखती है। लेकिन हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर के लेवल पे बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर के लेवल पे बात करेंगे तो दैट मीन्स कि हम डीएनए की बात करेंगे, जीन्स की बात करेंगे, ठीक है, जीन क्लोनिंग की बात करेंगे, डीएनए क्लोनिंग की बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ द फ्यूचर वीडियो। सो बाय डेफिनेशन जो है, जीन क्लोनिंग इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग और जनरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए और द जीन्स रिसाइड्स ऑन दोज डीएनए, ठीक है। उसकी हम बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते हैं। यही हमारा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कहलाता है। अब जैसे कि हम अगर बात करें, क्लोन की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है कि डॉली शीप, राइट। डॉली शीप हो गया, बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया। तो ये जितने भी चाहे हम प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, जिन इनको जो बनाने के पीछे इनकी जो टेक्निक है, डेट इज द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। यही इसका बेसिक स्टेप है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। और फिर जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को बना सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं किसी भी प्रोटीन के बारे में पढ़ना, उसकी स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि प्रोटीन्स ही बेसिकली जो है इन्वॉल्व होते हैं हमारे किसी भी फंक्शन में। डिजीज जो है डायरेक्टली रिलेट करती हैं प्रोटीन से, एंड प्रोटीन्स जो होती हैं वो रिलेट करती हैं जीन्स से, ठीक है। अगर जेनेटिक लेवल पे कुछ डिसेबिलिटी हो जा रही है, जीन्स हमारी सही से काम नहीं कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा प्रोटीन सही नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से फिर फर्दर वो फंक्शन सही नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वो सही फंक्शन नहीं कर रहा होगा, और जिसकी वजह से डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो अब इन चीज़ों को, इस पूरे पाथवे को समझने के लिए हमें इस प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये प्रोटीन हमारे किसी ह्यूमन का है, तो ह्यूमन में से तो हम बार बार प्रोटीन निकालेंगे तो पता चला कि इथिकल वहां पे हमें अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम वहाँ स्टडी नहीं कर सकते हैं, ह्यूमंस में बार बार हम नहीं किसी चीज़ को आइसोलेट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, एक ह्यूमन से निकाल रहे हैं, दूसरे ह्यूमंस में वेरिएशन हो रहा होता है, तो हम उसका जो एक नॉर्मल जो प्रोटीन है, जो उसका वाई टाइप कह सकते हैं, उसको हम जो है जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इन विट्रो लेवल पर, लैब्स में, टेस्ट ट्यूब्स में, सो डैट कि हम इसकी स्टडी बार बार कर सके। तो इंडस्ट्री लेवल पर उसको हम मास प्रोडक्शन करते हैं प्रोटीन्स का, ताकि हम उसको फर्दर स्टडी कर सकें। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का जीन थेरेपी में। मान लेते हैं कि कोई जीन सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की मदद से उस जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम फर्दर उस जीन से रिलेटेड होने वाली डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन इसका आता है कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हम बना सकते हैं, जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी को, कॉलरा के इन्फेक्शन को, इन्फ्लुएंजा को। तो इनके स्पेसिफिक जो स्ट्रेन्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो जीन्स होती हैं, उसमें हम मैनिपुलेशन करके हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बना सकते हैं, और हम पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी डेवलपमेंट ऑफ जीन प्रोब्स। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की मदद से हम जीन प्रोब्स डेवलप कर सकते हैं। जीन प्रोब्स का मतलब होता है, प्रोब्स एक्चुअली होते हैं शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, मुश्किल से 16 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ के होते हैं। और ये इनको हम टैगिंग कर देते हैं, फ्लोरेसेंट टैग भी हो सकते हैं, ये रेडियो लेबल टैग हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, जीन के साथ हम इनकी प्रोबिंग कर सकते हैं। मान लो कि वो जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसी हेरिडिटरी डिजीज में, तो हम जानना चाहते हैं कि वो जीन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। अगर वो किसी बॉडी के अंदर है, मान लेते हैं वो जीन माइस के अंदर है, फॉर एग्जांपल वो किसी माइस के अंदर है, तो हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से पर्टिकुलर डिजीज के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है।
तो पूरा पाथवे स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमने प्रोबिंग कर दी ना, उस जीन प्रोब को उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन के साथ अगर हमने प्रोबिंग कर दी, तो हम पूरा जो है किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हो रहा है, वो जीन डिजीज की कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है, हम वो पूरी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। ये पूरा फंक्शन हम पूरा परफॉर्म हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फॉरेंसिक के इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम सीन्स में मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरीके से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, एक डीएनए दूसरी डीएनए से मैच कर रहा होता है, और कैसे हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये अगेन जो है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट है हम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की मदद से जो है न्यू एंटीबायोटिक्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि किसके फॉर्म में होता है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स के फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे पेप्टाइड्स जो एंटी माइक्रोबियल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि हम रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस भी बना सकते हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक की मदद से। रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस जो है फर्दर हेल्पफुल होते हैं हमारे थेरेपीज में ट्रीट करने के लिए डिजीजेस को, जिसको हम एज अ थेराप्यूटिक एजेंट्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की। Using this image, we will try to understand that how actually molecular cloning works in the treatment of any disease or in the study of the characteristics of any gene or the proteins, right? And how the proteins and the genes are related to the disease. अब समझ लेते हैं जैसे कि for example कि ये human है और he is suffering with some disease, और उस disease के लिए जो gene responsible है वो X gene है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इस जीन को, पर्टिकुलर एक्स जीन को ट्रीट करें, इसके बारे में पढ़ें और इसके बारे में जानें कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम इस ह्यूमन पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं स्टडी, हम क्या करेंगे कि यहाँ से उस जीन को निकाल लेंगे। निकालेंगे कैसे? वो जीन जाहिर सी बात है कि किसी सेल में होगा, किसी डीएनए के ऊपर होगा, ठीक। तो ये डीएनए उस जीन को कैरी कर रहा है। हम क्या करेंगे कि वहां से हम डीएनए आइसोलेट कर लेंगे, और क्या फिर हम क्या करेंगे कि उसको कहीं हम ग्रो कराएंगे अलग से, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे होस्ट में ग्रो कराएंगे, जिसको हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकें, जहां पर एथिकल इश्यूज ना आए। ह्यूमंस में एथिकल इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो हम उसको कहीं ग्रो कराएंगे इन विट्रो लेवल पर, लैब्स में। क्योंकि ये जीन बार बार हम अवॉइड करना चाहते हैं इसको निकालना ह्यूमन से, तो हम क्या करेंगे कि इसकी हम कॉपीज बनाने की कोशिश करेंगे। कॉपीज आपको पता है कि हम पीसीआर की मदद से बना सकते हैं, है ना। पीसीआर यूज किया जाता है रेप्लिकेट करने के लिए किसी सेगमेंट को, ठीक। लेकिन हम सिर्फ रेप्लिकेट ही करके तो नहीं छोड़ेंगे, हम चाहते हैं उसकी फंक्शनैलिटी स्टडी करना कि कैसे वो ह्यूमन में काम कर रहा था, ठीक है। तो अब फंक्शनल लेवल पर काम करने के लिए जरूरी है कि वो किसी फंक्शनिंग बॉडी में डाला जाए, किसी लिविंग बॉडी में डाला जाए, ठीक। पीसीआर तो सिर्फ एक टेक्निक है जिससे हम कॉपीज बना लेंगे, बट उस जीन को आगे रेप्लिकेट करने के लिए, फर्दर फंक्शन करने के लिए, फर्दर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है कि किसी लिविंग होस्ट में इसको डाला जाए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक लिविंग एनवायरनमेंट दिया जाए। तो क्या हम करेंगे कि उस पर्टिकुलर डीएनए को लेकर, जो कि वो पर्टिकुलर जीन कैरी कर रहा था, उसको हम उठाएंगे और ले जा करके किसी दूसरे वेक्टर में, दूसरे प्लाज्मिड में डालेंगे। वो प्लाज्मिड कहाँ का होगा? वो किसी बैक्टीरिया से लिया हुआ होगा। हम कहाँ इसको ग्रो कराएंगे? जिस जीन के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, हम किसी बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल करके हम यहाँ पर इसके नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाएंगे, इसको रेप्लिकेट करेंगे, वहां पर इससे हम बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि जो डिफरेंट मशीनरीज हैं वो अवेलेबल कराई जाएं इस पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट को, ताकि वो नॉर्मल फंक्शन जैसे ह्यूमन में परफॉर्म कर रहा था उसी तरीके से जो है वो वैसे ही नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करे, ताकि हम उसकी सेम टू सेम स्टडी कर पाए, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो है वो जहाँ ह्यूमन में काम कर रहा था वो वैसे ही दूसरी जगह काम कर रहा होगा। और दूसरी बात ये भी कि क्योंकि ये ह्यूमन का जीन है, अगर हम इसको किसी बैक्टीरिया में डालने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए फॉरेन होगा, जो कि
बैक्टीरिया उसको किल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसको बैक्टीरिया में नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी टेक्निक यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हम आइसोलेट कर लेंगे और अपने वाले इस डीएनए के सेगमेंट को हम इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इस प्रोसेस को लाइगेशन कहते हैं। इस सेगमेंट को, डीएनए के सेगमेंट को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हम लाइगेट कर देंगे। अब जब हमने इसको इसमें डाल दिया, किसको, सेगमेंट को डीएनए के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डालने के बाद एक नया डीएनए बन जाएगा जो कि कैरी कर रहा होगा हमारा ह्यूमन का जीन, ठीक, और बाकी क्या, बैक्टीरिया का पार्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसको उठा करके वापस से हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्पेसिफिक होस्ट में। स्पेसिफिक होस्ट मतलब कि जो इस प्लाज्मिड से स्पेसिफिक होगा। अब वो हमने बैक्टीरिया से लिया था तो वो बैक्टीरिया के स्पेसिफिक है, हम उसको बैक्टीरिया में डाल देंगे। बैक्टीरिया को लगेगा कि अरे ये तो मेरा ही वाला प्लाज्मिड है, वो उसको फौरन नहीं कंसीडर करेगा और फिर वहां पर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन की सिंथेसिस, सारी चीजें जो है वहां पर होने लगेंगी और वो यूटिलाइज करने लगेगा बैक्टीरिया की मशीनरी को, जैसे हेलिकेज हो गया, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं फॉर द रेप्लिकेशन। तो वो ऑलरेडी जो है बैक्टीरिया के अंदर होगा, वो हमें प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, वो बैक्टीरिया के अंदर ही जो है वो रेप्लिकेट करता रहेगा। तो इस तरीके से जो है वहां पर हमारा ह्यूमन का जीन जो है जाकर के बैक्टीरिया में रेप्लिकेट करेगा और ह्यूमन के प्रोटीन्स बना रहा होगा। ठीक है, बट ये जो ह्यूमन का प्रोटीन वहां बन रहा होगा वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही बनेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनाते हैं हम, अदरवाइज क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है बैक्टीरिया का, वो बाद में बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो जैसे ही वो प्रोटीन बनेगा हम फौरन ही फौरन उस प्रोटीन को वहां से जो है आइसोलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा प्लाज्मिड चला गया था, जो कि ये मान लेते हैं ये यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि ह्यूमन का था और बाकी ये प्लाज्मिड का पार्ट है। और इसने जो है यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर दी, प्रोटीन बनना, कॉपीज बनी इसकी, देन इसने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे ये प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, क्योंकि अब ये प्रोटीन तो ह्यूमन का बनाएगा ना, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने ऐड किया है, तो इससे स्पेसिफिक हम अगर स्टडी करना चाहें तो ये जो जीन है ये अपना भी प्रोटीन बना रहा होगा। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन बन रहा होगा, जरूरी है कि हम उसको फौरन का फौरन वहां से आइसोलेट कर लें, अदरवाइज वो प्रोटीन इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हो जाएगा और वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो हम यहाँ से इसको आइसोलेट करते रहेंगे, प्रोटीन्स को यहाँ से हम आइसोलेट करते रहेंगे। ये भी बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, किस तरीके से करते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर होता है जो कि ये काम कर रहा होता है। इसको अगेन हम लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी। तो अब ये जो प्रोटीन्स निकल के आया ये हमारा ह्यूमन का प्रोटीन था। अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ जीन लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जैसे ही इसकी रेप्लिकेशन होगी, हम रेप्लिकेशन के बाद ही जो है डीएनए प्लाज्मिड आइसोलेट कर लेंगे और फिर हम उसको जो जेनेटिक लेवल पे उसकी स्टडी करेंगे। अगर हम प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो हम उससे प्रोटीन को बनने देंगे और जब प्रोटीन बन जाएगा तब हम उसको निकालेंगे और फिर हम प्रोटीन की स्टडी करेंगे। एंड नाउ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आगे जो है जब हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो बेसिक्स हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि एक वर्ड कहलाता है वेक्टर। वेक्टर की मदद से जो है हम किसी भी जीन को, डीएनए के सेगमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो वेक्टर जो होता है वो एक्ट करता है एज अ व्हीकल। नेक्स्ट आता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसा जीन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जीन है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का है
किसी मान लेते हैं किसी ह्यूमन का है और हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं। स्टडी हम ह्यूमंस में कर नहीं सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको हम किसी बैक्टीरिया में डाल करके हम इसकी स्टडी करें। तो बैक्टीरिया में डालने के लिए अगर हम इसको डायरेक्टली बैक्टीरिया में डालते हैं, इसको हम डायरेक्टली बैक्टीरिया में नहीं डाल सकते हैं। क्यों क्यों नहीं डाल सकते हैं हम बैक्टीरिया के अंदर इसको डायरेक्टली? क्योंकि बैक्टीरिया इसको एज अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म समझेगा, फॉरेन मॉलिक्यूल समझेगा और उसको किल कर देगा। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का काम ही होता है कि वो न्यूक्लिक एसिड्स को चॉप डाउन कर दे। तो डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है और बैक्टीरिया जो है उसको चॉप डाउन कर देगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बैक्टीरिया के अंदर भी तो डीएनए होता है, उसको क्यों नहीं करता है? तो वो उसको इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसके अपने जो है बैक्टीरिया के डीएनए को वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसको रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो वो सिस्टम उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर होता है जिससे वो अपने वाले प्लाज्मिड को और डीएनए को तो प्रिवेंट करता है, किल नहीं करता है। लेकिन जो जैसे ही उसको लगता है कि कुछ बाहर से है तो वो उसको किल करने की कोशिश करता है। तो डायरेक्टली तो हम नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर रोल आता है किसका? वेक्टर का। वेक्टर जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है और कहाँ ले जाता है? किसी बैक्टीरिया के अंदर डालता है। बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद वो वहां पर रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा होता है, कॉपीज बन रही होती हैं और फिर हम फर्दर टाइम टू टाइम हम वहां से अपनी स्टडी के लिए उसको यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये प्रोसेस इतना सीधा भी नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये अगेन हमारा किसी बैक्टीरियल ओरिजिन का ही होना चाहिए अगर हम बैक्टीरिया में डालना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर हम इसको बैक्टीरिया में डालना चाहते हैं। बहुत अभी हमने इसको प्लाज्मिड यूज किया है, ठीक है, बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड यूज किया है। हम वायरसेस से भी ले सकते हैं, जैसे कि लैम्डा फाज हो गया। लैम्डा फाज के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। उसको हम बाद में अलग से देखेंगे कि कैसे करते हैं। अभी हम बेसिक पहले सीख लें कि होता कैसे है। अब क्योंकि ये जो वेक्टर है ये सर्कुलर है, कहीं पे भी जगह नहीं है, ये कैसे लेके जाएगा? इसको हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, बट हम यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसमें जगह ही नहीं है। तो हम यहाँ पर कट लगाएंगे। जो वेक्टर होते हैं इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर ORI होता है। ORI क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ये बैक्टीरिया का है तो ये बैक्टीरिया के स्पेसिफिक होगा और ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब होता है कि ये आगे आगे फर्दर सिलेक्शन में हेल्प करते हैं कि ये बैक्टीरियल डीएनए है या ह्यूमन का इसके अंदर कुछ कैरी करके ले जा रहा है। ये चीज हम नेक्स्ट जब वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब वहां हम डिटेल में देखेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है। सेलेक्टेबल मार्कर जो कि हेल्प करता है हमें सिलेक्शन करने में। नेक्स्ट इसके अंदर होती हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट्स, रेस्ट्रिक्शन साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट लगाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगेन इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स होती हैं जो अपने स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे जाके कट लगाती हैं। तो जैसा जैसा इसके पास साइट होगा, जो भी सीक्वेंस होगा साइट का, उसके अकॉर्डिंगली हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पर BAM-H1 का साइट प्रेजेंट है। BAM-H1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो BAM-H1 का अगर इस पर रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है तो हम जो एंजाइम यूज करेंगे वो हम BAM-H1 यूज करेंगे क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो BAM-H1 अपने रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पर कट लगा देगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है प्लाज्मिड के अंदर जो कि एम्पसिलीन या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, ये किसी ना किसी एक या दो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। तो इसमें एंटी
बायोटिक रेजिस्टेंट सीक्वेंस होते हैं, जिसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्पसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डालना, हम डाल नहीं सकते हैं बगैर कट लगाए। तो सबसे पहले हम इस पे कट लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम BAM-H1, या हम कहें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हम कट लगाते हैं। तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिसका सीक्वेंस, जरूरी है कि जिसका सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट हो। एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रेजेंट हो। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट लगाएंगे। इस प्रोसेस को, इस कट लगाने के प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। याद रखिएगा, आगे टाइम टू टाइम हम यूज करेंगे इस वर्ड को। दिस टर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, जिसको हम कट लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब कट लगाने के बाद हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे जुड़ेगा, यहाँ तो हम जोड़ नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर था। नाउ अब ये कट लग गया, तो अब हम यहाँ आसानी से जोड़ सकते हैं। 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, इसी तरीके से इस पर भी होगा 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। ठीक है, इसको हम यहाँ कट करना, सॉरी जोड़ना चाहते हैं। जब जोड़ेंगे तो इस जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लाइगेशन। जोड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं लाइगेशन, और लाइगेशन के लिए एक एंजाइम यूज होता है, डेट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए लाइगेज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले लेक्चर्स में। डीएनए कि किस तरीके से डीएनए लाइगेज रोल प्ले करता है, लाइगेट करता कैसे है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब जब लाइगेट कर गया तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो ये रीजन, दिस रीजन इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये बाकी का हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है। क्या है ये, प्लाज्मिड वेक्टर है। होल टुगेदर इसको हम क्या कह देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहेंगे, या आरडीएनए क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट बैक्टीरिया का है और कुछ पार्ट हमारा ह्यूमन का है। दो तरीके के सेगमेंट्स हैं इसमें, एक दूसरी ओरिजिन का है और एक दूसरी ओरिजिन का है। तो एक नए किस्म का डीएनए बन गया, दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्योंकि ये जो बैकबोन था, जो प्लाज्मिड वेक्टर था, वो बैक्टीरिया का ही था, तो हम इसको आसानी से बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं ताकि ये जा करके वहां पर रेप्लिकेट करे और वहां पर ये अपनी कॉपीज बनाए बाय यूटिलाइजिंग दी मशीनरीज ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि रेप्लिकेशन में भी बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, देन ट्रांसक्रिप्शन आता है, मैसेंजर आरएनए, एंड देन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो उस टाइम पे बहुत सारे मशीनरीज की जरूरत पड़ती है, वो सारी मशीनरीज जो है बैक्टीरिया इसको प्रोवाइड करता रहेगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, वैसे ही उनके साथ साथ ये भी रेप्लिकेट करेगा वहां पर। तो हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ काम खुद नहीं करना पड़ेगा, बैक्टीरिया खुद ही करता रहेगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर डालने का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर यही चीज हम वायरस के अंदर कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेक्शन, क्योंकि वहां इन्फेक्शन की बात आ जाती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेक्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो अगर हमने इसमें डाल दिया और ये सक्सेसफुली अंदर चला गया, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अंदर नहीं जा पाता है, और ऐसे भी चांसेस आते हैं कि यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर लाइगेट होता है, ये वापस से जो है वैसे ही बन जाता है जैसा ये ओरिजिनली था, या वापस से बगैर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किए ये दोनों एंड्स जो हैं ये वापस से जुड़ जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस टाइप के जो वापस से जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं रीसर्कुलराइजेशन, और ये जो है सेल्फ ही जुड़ जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं करता है। तो हम इसको अवॉइड कर रहे होते हैं इस कंडीशन को। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक एंजाइम यूज किया था, दैट वाज ALP, है ना।
तो ये सेल्फ लाइगेशन से बचाता है। ALP जो है हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे? सेल्फ लाइगेशन से। तो कभी कभार ऐसी भी कंडीशंस हो जाती हैं, ये कॉमन बात है। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमें तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारी आंखों से तो दिख नहीं रहा है ये कुछ भी, ये सब जो है बहुत ही माइक्रो लेवल पर हो रहा होता है। तो जब हम इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि जो प्लाज्मिड है वो सही बन करके आया है कि नहीं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए सही बना है कि नहीं, वो कैरी कर रहा है कि नहीं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से ज़रूरी नहीं है कि सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे कैरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे होते हैं और कुछ जो है सेल्फ लाइगेट हो गए होते हैं। तो जब बैक्टीरिया के अंदर हम डाल देते हैं तो फिर हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रीनिंग की ज़रूरत मतलब कि किस बैक्टीरिया में हमारे गया है, किस में नहीं गया है। कभी कभार ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इफेक्टिव नहीं हो रहा होता है। बैक्टीरिया मान लेते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया से, एक तो होंगे नहीं, हमने ना किसी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे ये बैक्टीरियाज हैं, किसी में गया किसी में नहीं गया। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो ये भी चांस हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि चला तो गया, लेकिन वो जो गया वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो सेल्फ लाइगेटेड वाला गया। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो बहुत डिफरेंट टाइप की स्क्रीनिंग टेक्निक्स है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्क्रीनिंग टेक्निक है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन स्क्रीनिंग टेक्निक है, ब्लू आइट स्क्रीनिंग है। इसको हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स। अब हम इसमें जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं हम हर एक को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। डीएनए लाइगेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ALP ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वेक्टर्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं और हम किस तरीके से उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं सो डैट कि हम उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।